नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग छठा वाला वैल्यूम स्टार्ट कर चुके हैं मेरे भाई। केवल 8 वैल्यूम है। 8 वैल्यूम से आपका 200 अंकों का क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। तो 2 वैल्यूम और बचा है, मतलब कि हम लोग 200 अंकों का जो है आपका सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। आते हैं फिलहाल छठे वैल्यूम में, जो हमने कल स्टार्ट किया था उसमें आज का जो टॉपिक आपका होगा शासन व्यवस्था व ईमानदारी का दार्शनिक आधार। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जब आप यस से लिखते हो ना, जीएस फोर्थ पेपर आप कहीं कुछ भी लिखते हो तो एक प्रकार का ये बेस्ट आपको देगा ये टॉपिक, ठीक है। तो कौन कौन से दार्शनिक आधार हो सकते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था व ईमानदारी को स्थापित करने में? अरस्तू ने क्या कहा, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत क्या होता है, फिर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, उपयोगितावाद, विधि का साधन शासन, ऐसे गांधीवाद होता है, ऐसे लोकतांत्रिक शासन पद्धति होती है, ऐसे संविधानवाद होता है, ऐसे बौद्धिक जो है बुद्ध का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं व आधुनिक कुछ मूल्य हैं जिनके माध्यम से हम शासन व्यवस्था व ईमानदारी अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। तो अरस्तु ने सवाल है कि क्या कहा। अरस्तु ने कहा कि राज्य का कर्तव्य लोगों के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। तो हमारा जो संविधान है, संविधान का जो डीपीएसपी है वो इसी जो है जन कल्याण पर तो आधारित है ना। राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वो जो है जन कल्याण के लिए कानून बनाएं, ठीक है। तो ये अरस्तु का जो है आप देख सकते हैं। फिर राज्य को लोगों की सर्वोत्तम इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। तो एक प्रकार का देखिए फिलॉसफी ये बेस दे रही है कि आप ऐसे कार्य करिए। हमारे जो है दार्शनिक लोगों ने भी ये सब बातें की हैं ताकि आप शासन व्यवस्था व ईमानदारी अच्छे से स्थापित कर सके राज्य में, ठीक है। फिर प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत क्या है? देखिए प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, इसका जो विचारक है वो जॉन लॉक है, बेहतरीन विचारक है। इसने जो कुछ कहा हम शासन व्यवस्था में उसी को इम्प्लीमेंट करके बेहतर राज्य की संकल्पना, बेहतर शासन व्यवस्था व ईमानदारी के साथ वह नैतिक प्रशासन स्थापित कर सकते हैं। इसने क्या कहा उसको जरा सुनना कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। इसका कहना है कि मतलब कि अधिकार राज्य छीनने का प्रयास ना करे, चाहे वो जीवन हो, स्वतंत्रता हो या फिर उसकी संपत्ति हो, ये अधिकार स्वयं उसको जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर शासन का उद्देश्य अधिकार की रक्षा करना होना चाहिए, अधिकार को छीनना नहीं होना चाहिए। फिर अधिकारों के उल्लंघन पर जनता को सरकार बदलने का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे लोकतंत्र में तो है ना कि 5 साल बाद जो है अगर हमारे अधिकार प्रभावित होते हैं या फिर डीपीएसपी पे अच्छे से कार्य सरकार नहीं कर पा रही है या जन कल्याण अच्छे से सरकार नहीं कर पा रही है, तो हमारा ये अधिकार होता है, नागरिकों का अधिकार होता है कि हम सरकार को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये जो व्यवस्था है, ये जो विचार है, दार्शनिक सिद्धांत है, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, ये कहीं न कहीं लोकतांत्रिक शासन का एक नैतिक आधार हमको दिखाई पड़ता है यहाँ से, ठीक है। अब देखना जरा नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। इसके जो प्रमुख विचारक थे ये जॉन लॉक थे, हॉब्स, रूसो, ये 3 लोग थे, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो। बहुत जबरदस्त विचारक हैं। हॉब्स कहते हैं कि मजबूत राज्य होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मतलब कि किसी प्रकार का जो है अतिक्रमण ना हो, किसी प्रकार के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, एकता और अखंडता बनी रहे, कार्य में सहूलियत हो, है ना, किसी प्रकार का करप्शन ना हो। तो इसलिए मजबूत राज्य की ये संकल्पना हॉब्स करते हैं। फिर जॉन लॉक ये कहते हैं कि सीमित सरकार होना चाहिए। सीमित सरकार होगी तो निरंकुशता क्या होगी? कम होगी। अधिकार लोगों के मिल सकेंगे, अधिकार लोगों के फिर बाधित नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये सीमित सरकार की बात करते हैं। रूसो जन सार्वभौमिकता की बात करते हैं, मतलब कि जो कल्याण हो वो जन केंद्रित होना चाहिए। तो ये रूसो का विचार है। तो ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत कुछ है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है नागरिक कुछ जो है स्वतंत्रताएं त्याग करके जो है बदले में राज्य उनको सुरक्षा तथा व्यवस्था प्रदान करते हैं, इसलिए हम सामाजिक अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। बाकी यहाँ पर जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो की बात आप बोल सकते हैं कि ये जो है दार्शनिक सिद्धांत कहीं न कहीं हमारी शासन व्यवस्था और ईमानदारी के लिए जो है बेहतर एक आधार प्रदान करते हैं। उपयोगितावाद जरा देखना। उपयोगितावाद के जो प्रमुख विचारक हैं 2 लोग हैं, जेरेमी बेंथम है और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, ठीक है ना। बेंथम इनको कर लीजिएगा, ये मात्रा हटा दीजिएगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। यहाँ पे क्या दार्शनिक आधार सिद्धांत देते हैं कि जो हमारी शासन व्यवस्था या ईमानदारी के लिए काफ़ी उपयोगी हो। तो ये कहते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि नीतियों का मूल्यांकन उप परिणामों से होना चाहिए। बार बार आप बता रहे हो ना कि ये सारी नीतियां हमने संचालित की, ये योजनाएं, नथिंग मैटर भैया, उसके आफ्टर परिणाम क्या हुए,
क्या समावेशी विकास हुआ कि नहीं, क्या जो है समानता का अधिकार स्थापित हुआ कि नहीं, क्या लैंगिक भेदभाव दूर हुआ कि नहीं, महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं, हाशिए की अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति विकास की धारा में आया कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल हुआ कि नहीं। देन आप परिणामों की जब बात करते हो तो उपयोगितावाद, इसको आप जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के और जो है एक विचारक है बेंथम, जेरेमी बेंथम, इनको आप ले सकते हो, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ जरा देखना, जिसको हम विधि का शासन कहते हैं। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हो ना, अनुच्छेद 14 जब आप पढ़ते हो तो वहां पर ये रूल ऑफ लॉ आता है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ हमने बताया था कि एक प्रकार का जो है निगेटिव अवधारणा है विधि का शासन, और एक पॉजिटिव अवधारणा होती है विधि के समान संरक्षण की बात जब बात होती है, ठीक है। निगेटिव अवधारणा होती है कि जहां भारत के डायमेंशन से निगेटिव इसलिए होती है कि भारत में जो है तमाम प्रकार की विविधताएं हैं, जातिगत विविधता है, सांप्रदायिक विविधता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ऊंच नीच है, गरीब अमीर है, महिला पुरुष है, क्षेत्रीय आधार पर विविधता है। तो एक ही जो है कानून से सारे लोगों को रेगुलेट करना मतलब ठीक नहीं है। हम कहते हैं ना कि भाई आरक्षण जो दे रहे हैं, अगर हम विधि का शासन स्थापित करेंगे तो आरक्षण दे ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये निगेटिव अवधारणा हो जाती है। हालांकि ये भी एक प्रकार का शासन, बेहतर जो है शासन के लिए बेहतर जिम्मेदार होता है, जिसमें समान कानून, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं विधि का शासन। तो क्या आप मानते हैं कि हम जो है वही नियम पुरुषों के लिए बनाएं जो नियम महिलाओं के लिए बनाएं? तो क्या ये न्याय संगत होगा? क्या हम वही जो है आरक्षण का प्रावधान रिजर्वेशन जनरल के लिए भी रखें? क्या वही प्रावधान एसटी के लिए भी रखें? क्या ये न्याय संगत होगा? क्या हम बिहार के लिए भी राज्य वही केंद्र वही करे जो है केरल के लिए कर रही है? क्या ये न्याय संगत होगा? पुरुषों के लिए वही जो है कार्यशैली होनी चाहिए जो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, क्या ये न्याय संगत होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा निगेटिव अवधारणा है। हालांकि कहीं कहीं जो है हर जगह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपको जो है ये पॉजिटिविटी इसकी दिखाई पड़ेगी। इसलिए ये जो फिलॉसफी आधार बनता है शासन व्यवस्था व ईमानदारी का, ये बेहतर आधार बनता है। आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जरा देखना, वो कुछ और दार्शनिक सिद्धांत हैं जो शासन व्यवस्था और ईमानदारी को एक बेस प्रदान करते हैं। न्याय का सिद्धांत, इनके जो प्रमुख विचारक थे ये जॉन रॉल्स थे, बहुत जबरदस्त विचारक हैं। इनका यह कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी स्थापित होनी चाहिए, समानता स्थापित होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक विकास स्थापित होना चाहिए, जो कमजोर वर्ग हैं कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं कि जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो केंद्र की तरफ आए, ठीक है ना, परिधि पर खड़ा व्यक्ति। समावेशी विकास की बात करते हैं ये। तो ये न्याय के सिद्धांत को हम एक प्रकार से जो है शासन व्यवस्था के लिए बेस के रूप में देख सकते हैं। फिर समाजवाद, देखिए समाजवाद का जो प्रमुख विचारक था वो कार्ल मार्क्स था। इसका यही कहना है कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। अभी जैसे एक जो है आय असमानता रिपोर्ट आई है ना, तो बताया है कि शीर्ष का 1% लोग जो है देश की कुल संपत्ति के 40% हिस्से पर कब्जा करके रखे हैं। मतलब कि शीर्ष 10% लोग देश की 65% संपत्ति पर कब्जा करके रखे हैं। ये रिपोर्ट आई थी, ये डाटा आपके पास है। तो किस प्रकार की असमानता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्क्सवाद इसीलिए कहता है कि भैया संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। अच्छा, जब आप आर्टिकल 1939 बी और सी पढ़ते हो ना, तो वहां पर राज्य को निर्देश दिया जाता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का सम वितरण करे, केंद्रीकरण ना करने दे, ठीक है ना। तो ये सब सारा चीज आप डाल सकते हैं। फिर राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, कल्याणकारी राज्य की जो है वैचारिक नींव इससे पड़ती है। तो ये समाजवाद। गांधीवादी दर्शन तो आप जानते ही होंगे कि सत्य, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, नैतिक शासन, कुटीर उद्योग, पर्यावरणीय नैतिकता। तो ये सब सारी चीजें जहां पे होंगी, अगर ये सब सारी चीजें होंगी तो शासन व्यवस्था तो नैतिक होगी ना, ईमानदारी उसमें होगी ना। तो दार्शनिक आधार गांधीवाद का भी बेहतर हो सकता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत, तो शक्ति का सर्वोच्च स्रोत जनता में निहित होना चाहिए, ठीक। मतलब लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या कहता है कि शक्ति का सर्वोच्च स्रोत जनता में निहित होगा। मतलब कि शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन होगी? जनता होगी। संविधान शक्ति का प्रमुख स्रोत किसको मानती है? जनता। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना प्रस्तावना में, तो जो हम भारत के लोग हैं इससे डिनोट होता है कि शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दिया जाता है। बिल्कुल, जो राज्य के विरुद्ध है नागरिकों को प्रदान किया जाता है, राज्य के विरुद्ध ये दिया जाता है। बहुमत का शासन होता है, हालांकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है। तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत भी इस शासन व्यवस्था के आधार के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम निष्कर्ष बाद में आपको दिखाएंगे,
थोड़ा सा और हम जो है देख लेते हैं। देखना, एक बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन से क्या लिया जा सकता है शासन व्यवस्था में नैतिकता के लिए? राज्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था व नैतिकता की रक्षा करना है। शासन व्यवस्था ईमानदारी व सत्यनिष्ठा पर आधारित होनी चाहिए। ये बौद्ध दर्शन हमको जो है, ये बौद्ध फिलॉसफी हमको देता है कि शासन व्यवस्था में किस प्रकार का जो है स्वरूप होना चाहिए। फिर आधुनिक कुछ मूल्य हैं, इन पर हमको विचार जरूर करना चाहिए शासन व्यवस्था में नैतिकता व ईमानदारी को स्थापित करने के लिए। पहला, कि जो संविधान है ना, वो संविधानवाद होना चाहिए। मतलब कि सीधी सी बात है कि संविधान में अगर मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार नागरिक प्रयोग करते हुए दिखें। ठीक है, अगर संविधान में निष्पक्ष न्याय की बात की गई है तो निष्पक्ष न्याय हमको दिखना चाहिए समाज में। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए। दैट इज संविधानवाद। मतलब संविधान में कही गई बातों का जब हम व्यवहारिक स्वरूप देखते हैं अपने जो है राज्य के भीतर, तो वही क्या है, संविधानवाद है। ठीक है ना भैया। फिर यहाँ पे देखना जरा, अब देखिए, कार्यकुशल नौकरशाह, मतलब कि जो है दक्ष प्रबंधक, एकदम मैनेजमेंट से तौर पे जो है नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, मतलब कि जो सरकारें कानून बनाएं उसके प्रति वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करें बिना भ्रष्टाचार के। ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्य, ये तो हमने बता दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों में जो है अधिकारों की रक्षा, जनता को शक्ति का केंद्र बिंदु, ये सब, सहिष्णुता तथा गुणवत्तापूर्ण शासन प्रणाली, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। फिलहाल एक मेंस का हमने क्वेश्चन दिया है, यूपीपीसीएस का है कि शासन व्यवस्था में नैतिकता को स्थापित करने में प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों व मूल्यों का उल्लेख कीजिए। अब इसको देखिए, हमने डिस्कस कर दिया ना कि शासन व्यवस्था में नैतिकता को स्थापित करने में कौन से दार्शनिक सिद्धांत व मूल्यों का हमको उल्लेख करना। मूल्य यहां से आप ले लीजिएगा, दार्शनिक सिद्धांत जितना भी हमने बताया वहां से आप ले लीजिएगा। फिर एक आपको निष्कर्ष देना है। अब ए वाला निष्कर्ष देखना आपको देना है। कौन सा निष्कर्ष देना है? ए वाला। देखना जरा, दिखाई दे रहा होगा ना। तो इस प्रकार शासन व्यवस्था, ऐसे लिखना है, इस प्रकार शासन व्यवस्था में दार्शनिक आधार स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोक कल्याण व नैतिकता जैसे मूल्यों पर आधारित है, जो आधुनिक लोकतंत्र व संवैधानिक शासन को वैचारिक दिशा प्रदान करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 150 वर्ड में ही आना है आपका जो है कि नैतिक सिद्धांत का जो है दार्शनिक आधार। तो हमने लगभग 300 सवा 300 वर्डों में आपको डिफाइन किया। तो 150 वर्डों में लिखना है, तो उम्मीद है कि आप बेहतर लिख ले जाएंगे। कल मिलते हैं बेहतर टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।